वेलकम टू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। दिस इज दिव्यांशी। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट सेकंड बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर का ये आपका सब्जेक्ट है। जैसे कि आपको पता है हमने चैप्टर थर्ड स्टार्ट करा है जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ द बिहेवियरल एंड द सोशल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। आज का ये वीडियो होने वाला है स्पीच डिसऑर्डर के ऊपर। इससे पहले के प्रीवियस वीडियो को हम अपलोड कर चुके हैं जो भी बिहेवियर प्रॉब्लम में कंडीशन आते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उनको जरूर से देखिएगा। मेनली इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीच डिसऑर्डर के ऊपर। स्पीच डिसऑर्डर में आने वाले जितने भी कंडीशन है, स्टैमरिंग, क्लटरिंग, डिलेड स्पीच एंड द डिसलेरिया, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी को करते हुए आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला आज का हमारा कंडीशन है डिलेड स्पीच। डिलेड स्पीच कैसा कंडीशन है? इसमें जो बच्चे होते हैं, मेनली प्री स्कूलर बच्चे अफेक्टेड होते हैं। 10% जितनी भी प्री स्कूलर पॉपुलेशन होती है वो अफेक्टेड होती है इस कंडीशन से। इसी के साथ ही साथ इसमें होता क्या है, दे डोंट हैव द एबिलिटी टू प्रोनाउंस द वर्ड। मतलब बच्चे ऐसे 15-15 मंथ के जो बच्चे होते हैं, मेनली कुछ कुछ वर्ड को प्रोनाउंस करना वो सीख जाते हैं। बट इस प्रॉब्लम में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे प्रोनाउंस करना नहीं सीख पाते। इवन वो 2 साल के भी हो जाते तब भी उन्हें बोलना नहीं आता। दे डोंट हैव द एबिलिटी टू स्पीक। सो डिलेड स्पीच क्या है बेटा? डिलेड स्पीच ऑल्सो नोन एज द स्पीच डिले। इसको हम एक और वर्ड के नाम से भी जानते हैं, अलेलिया के नाम से भी होता है। इसका अनदर नेम है अलेलिया। इसको क्या कहते हैं? स्पीच डिले भी कहते हैं। रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर अ चाइल्ड स्पीच डेवलपमेंट इज स्लोअर देन एक्सपेक्टेड फॉर द एज। मतलब एक एक्सपेक्टेड एज तक हम ये एक्सपेक्ट कर पाते हैं कि ये वाला बच्चा इतने एज ग्रुप तक बोल लेंगे या फिर बच्चे को इतने टाइम तक बोलना आ जाना चाहिए। बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम, ड्यू टू डेवलपमेंटल डिले, बच्चे क्या करते हैं, बोल नहीं पाते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल डिले की वजह से भी कंडीशन अराइज हो सकती है। इसी के साथ साथ बच्चे फेलियर हो जाते हैं। दे डोंट हैव द एबिलिटी टू अचीव देयर माइलस्टोन एट द टाइम। सो उस वजह से भी कंडीशन अराइज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेस। व्हाट आर द कॉजेस दैट कंट्रीब्यूट टू द डिलेड स्पीच? पहला कंडीशन हो सकता है बेटा इसमें डेवलपमेंटल डिले। जैसे कि मैंने बताया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिले की वजह से भी ये कंडीशन अराइज होती है। सम चिल्ड्रन में सिंपली डेवलप एट अ स्लोअर पेस। कुछ बच्चे धीरे धीरे करके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अचीव करते हैं। नेक्स्ट है हियरिंग लॉस। अगर बच्चे का हियरिंग इंपेयरमेंट है तब भी ये कंडीशन अराइज हो सकती है। डिफिकल्टी हियरिंग कैन इम्पैक्ट स्पीच डेवलपमेंट। अगर बच्चे अच्छे से सुन नहीं पाएंगे तो वो अच्छे से बोल भी नहीं पाएंगे, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर सकते। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये कैसा कंडीशन है? बहुत ही सीवियर फॉर्म कंडीशन है, बहुत ही अफेक्ट करता है बच्चे को। इसमें क्या होता है, बच्चे सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते, सोशली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ साथ रिपीटेटिव बिहेवियर भी शो होता है और इंटरेस्ट एकदम से बच्चे का नहीं होता है किसी भी चीज को, किसी भी बात को करने का। और इस कंडीशन में ऐसा भी होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में कि ब्रेन अफेक्टेड होता है, जिस वजह से जॉ में प्रॉब्लम हो सकती है, टंग में प्रॉब्लम हो सकती है, जिस वजह से बच्चे क्या करते हैं, स्पीक नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। एंड इसी के साथ साथ सोशल इंटरेक्शन करने में, कम्युनिकेशन करने में बच्चे अफेक्टेड होते हैं। और ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम होती है, बच्चे को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करती है। नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। न्यूरोलॉजिकल वर्ड का मतलब होता है नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है सर्टेन कंडीशन, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है जो अफेक्ट करता है स्पीकिंग में, मतलब कि जो बच्चे की स्पीच है वो डिलेड हो जाती है। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे सराउंडिंग एरिया बच्चे का अच्छा नहीं है जिसकी वजह से वो बोलना सीख पाए। लिमिटेड एक्सपोजर टू द लैंग्वेज और लेक ऑफ द स्टिमुलेशन ऑन द कंट्रीब्यूट टू द स्पीच, एंड ये क्या कॉज करता है, स्पीच डिले को कॉज करेगा। अगर मदर वर्किंग है, जो डैडी है वो ऑफिस वर्किंग है, और भी फैमिली मेंबर्स नहीं है अगर घर पे, या फिर सब हैं तो वो अपने अपने वर्क में बिजी है, बच्चे से कोई इंटरेक्ट करने वाला है फिर बात करने वाला नहीं है, तो यहाँ पे डिफिकल्टी होती है बेबी को लर्न करने के लिए कि वो किस तरीके से स्पीक करें या फिर बोले। तो मदर को अटेंशन देना पड़ता है बेबी को, उन्हें स्पीक के लिए, बोलने के लिए थेरेपी की उन्हें नीड होती है। उनसे बोलेंगे कि वाले वर्ड को आप रिपीट करिए, इस वर्ड को ऐसे प्रोनाउंस करिए, तब बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे करके सीखते हैं बोलना। और अगर एनवायरमेंट ही अच्छा नहीं है, एनवायरमेंट में एक्सपोजर ही बच्चे का अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे डिलेड हो सकता है और बच्चे स्पीक नहीं कर पाएंगे। सो नेक्स्ट हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। क्या क्या साइन और सिम्टम है जो कॉज करते हैं डिलेड स्पीच को?
क्या हो सकता है, लिमिटेड वोकैबुलरी, बच्चे के पास में जो वोकैबुलरी है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड अमाउंट में स्टोर है, जिस वजह से वो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, फिर स्पीक नहीं कर पा रहे हैं, यूजिंग अ प्योर वर्ड दैन द एक्सपेक्टेड ऑफ देयर फॉर देयर एज। कुछ कुछ वर्ड हैं, जैसे कि बच्चा छोटा सा होता है तो एक एक वर्ड वो बोलना स्टार्ट करता है, सिर्फ मम्मी बोलेगा, पापा बोलेगा, सिर्फ वन वर्ड स्पीक करना स्टार्ट करते हैं। पर जैसे ही बच्चे ग्रो कर जाते हैं, 2 साल के ऊपर हो जाते हैं, देन वो दो वर्ड को ऐड करके बोलते हैं, फिर धीरे धीरे करके सेंटेंस को फॉर्म करना वो सीख जाते हैं। बट जब बच्चे के पास में वोकैबुलरी ही नहीं होगी तो वो कैसे स्पीक कर पाएंगे या फिर बोल पाएंगे। डिफिकल्टी इन द आर्टिकुलेटिंग वर्ड, और आर्टिकुलेट करने में मीन्स किसी भी वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस करना उन्हें नहीं आता है। स्ट्रगलिंग टू द प्रोनाउंस साउंड और द वर्ड करेक्टली, एक पर्टिकुलर वर्ड को वो अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, डिफिकल्टी होगी उन्हें किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए। नॉट कंबाइनिंग वर्ड, not using the two word phrases or the sentences by a certain ages, मीन दो वर्ड को कंबाइन करके वो बोलना नहीं सीख पाएंगे, जैसे कि मम्मी पापा हो गया, नाना नानी हो गया, या फिर मामा मामी हो गया, दो वर्ड को कंबाइन करके वो बोलना नहीं सीख पा रहे, कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड उन्हें नहीं आ रहा है। नॉट रिस्पॉन्डिंग टू देयर नेम, अपने नाम को सुनकर वो रिस्पॉन्ड नहीं करे। कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत जल्दी से अपने नाम को समझ जाते हैं, मम्मी समझ जाते हैं कौन है, डैडी समझ जाते हैं कौन है, तो उस तरीके से वो रिस्पॉन्स भी करने लगते हैं जब हम उनसे बात करते हैं। तो डिफिकल्टी टू द रिस्पॉन्डिंग टू द वर्बल क्यू, मतलब कुछ भी वर्बली फॉर्म में उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है तो उसको फॉलो करने में उन्हें डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मैनेजमेंट इसका क्या हो सकता है। जैसे कि मैं फिर से रिपीट करती हूँ बेटा, बिहेवियरल प्रॉब्लम में जितनी भी कंडीशन है वो बहुत छोटी छोटी सी, बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, बार में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। So management इसका क्या है, कंसल्टिंग अ पीडियाट्रिशियन डिस्कस द कंसर्न टू गेट अ प्रोफेशनल इवैल्यूएशन, कंसल्ट करेंगे डॉक्टर से कि क्या प्रॉब्लम है, बच्चे को क्यों हो रहा है, क्या फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डिलेड स्पीच को, जिसके थ्रू जो भी बच्चे की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पीच थेरेपी, जो भी स्पीच डिसऑर्डर है मेनली इसमें क्या कॉमन होता है, क्या देते हैं बेबी को, स्पीच थेरेपी देते हैं। वर्किंग विद द स्पीच लैंग्वेज, पैथोलॉजिस्ट कैन हेल्प इम्प्रूव द स्पीच स्किल, पैथोलॉजिस्ट तब क्या कर पाएंगे, पैथोलॉजी एक वे होता है जिसमें बच्चे को स्पीच थेरेपी दिया जाता है, ये प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू बच्चे क्या करते हैं, आते हैं और थेरेपिस्ट से मीट करते हैं और थेरेपिस्ट इंकरेज करते हैं बच्चे को बोलने के लिए, या फिर कुछ मतलब कि हेयरिंग फॉर्म में, कुछ ऐसे ऑडियो वेव फॉर्म में उन्हें कुछ सुनाते हैं, उसको बोलते हैं जो आप सुन रहे हैं उसको स्पीक करिए, ज्यादा से ज्यादा उनके प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करने की कोशिश की जाती है थेरेपिस्ट के थ्रू, जिससे क्या होगा, बच्चे की जो रिदम होती है, टोन होती है, वो नॉर्मलाइज होती है, बच्चे अच्छे से स्पीक करना सीखते हैं। पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन, हम पेरेंट्स और चाइल्ड के इंटरेक्शन एक हेल्दी एनवायरनमेंट बच्चे के सराउंडिंग में मतलब कि डेवलप करेंगे, बिल्डअप करेंगे, जैसे ज्यादा से ज्यादा जो पेरेंट्स है बच्चे के साथ में इंटरेक्ट करें, बच्चे अपनी जो भी इमोशन है उसको मम्मी के साथ में, अपने पापा के साथ में शेयर करें, तो आसानी से बच्चे बोलना सीख सकते हैं। Engaging in the activity that promote the language development such as the reading and the talking, बच्चे को encourage करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उनसे बोल कर बात करेंगे, लिखने पढ़ने की बातें करेंगे, जिससे बच्चे अच्छे से जो वोकैबुलरी है उनका स्ट्रॉन्ग हो, वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर पाए, उसे किस तरीके पे कहाँ पे यूटिलाइज करना है उन वर्ड्स का, वो बच्चे लर्न कर पाए, सो दैट उनका जो भी प्रॉब्लम है स्पीच डिलेड से रिलेटेड वो रिजॉल्व हो पाएगा। स्पीच डिलेड होता क्या है, स्पीकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चे अपने पर्टिकुलर एज तक उस माइलस्टोन का अचीव नहीं कर पाते, जिस वजह से स्पीच डिलेड कॉज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसलेलिया, ये भी एक ऐसा कंडीशन है बच्चा स्पीच डिसऑर्डर के अंदर ही आता है। इसमें क्या होता है, मीन्स रिपीटेटिव फॉर्म में बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं या फिर प्रोनाउंड प्रोनाउंसिएशन करते हैं एक पर्टिकुलर वर्ड का। So dyslexia is a speech disorder characterized by the difficulty in the articulating specific sound, एक particular word को pronounce करने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है, और द साउंड कॉम्बिनेशन या फिर कॉम्बिनेशन के साथ में बच्चे साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इट कैन अफेक्ट इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, जिसकी वजह से क्या होगा, लोग के अभी यहाँ पे डिलेड स्पीच नहीं हो रहा, बच्चे ने माइलस्टोन को तो अचीव कर लिया, बट देयर आर सम प्रॉब्लम सो दैट दे कैन नॉट कम्युनिकेट विद द अदर पीपल परफेक्टली। इसमें क्या होगा, बच्चे को आर्टिकुलेशन के साथ में प्रॉब्लम, पर्टिकुलर वर्ड को या फिर सेंटेंस को वो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, जब भी वो प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे तो कम्युनिकेशन होने प्रॉब्लम होगी, वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखेंगे
टाइप, इसके क्या क्या टाइप होते हैं। तो बच्चे को आर्टिकुलेशन के साथ में प्रॉब्लम हो सकती है। क्या हुआ, सही तो है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप। बच्चे का आर्टिकुलेशन डिसलेलिया हो सकता है, डिफिकल्टी टू प्रोनाउंसिंग स्पेसिफिक साउंड सच एज द थ और रा, या फिर थ या फिर सा या शा वर्ड को प्रोनाउंस करने में बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। फोनोलॉजिकल डिसलेलिया भी होता है, डिफिकल्टी विद द साउंड पैटर्न और द फोनोलॉजिकल रूल, साउंड के पैटर्न के साथ में मींस रिदमिसिटी के साथ में उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है उसको प्रोनाउंस करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कॉजेस क्या हो सकते हैं जिस वजह से डिसलेलिया कॉज होता है। डेवलपमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल डिले, जैसे कि स्पीच डिलेड में भी हमने देखा था। तो ये भी क्या कंट्रीब्यूट करेगा, डिसलेलिया को कंट्रीब्यूट करता है। सम चिल्ड्रन में एक्सपीरियंस डिसलेलिया एज अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल डेवलपमेंट, जो किसका पार्ट है, नॉर्मल डेवलपमेंट का पार्ट हो सकता है। हियरिंग लॉस होगा, अगर बच्चे अच्छे से सुन नहीं पा रहे होंगे तो भी बच्चे अच्छे से स्पीक नहीं कर पाएंगे। अगर वो क्लियरिटी वे में किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को हेयर नहीं कर पा रहे हैं तो कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होगा, प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होता है। डिफिकल्टी हियरिंग कैन इम्पैक्ट द स्पीच डेवलपमेंट एंड द आर्टिकुलेशन। न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं स्पीच डिलेड में एंड द डिसलेलिया में। सर्टेन कंडीशन कौन सी, एप्रेक्सिया एंड अफेक्ट द स्पीच। एप्रेक्सिया एक ऐसा कंडीशन होता है बेटा जिसमें बच्चे क्या है कि डिफिकल्टी होती है स्किल को परफॉर्म करने के लिए, स्किल परफॉर्म करने के लिए बच्चे के अंदर प्रॉब्लम होती है। दैट स्किल दैट पर्सन एंड पर्टिकुलर इंडिविजुअल वांट टू परफॉर्म, they want to perform that particular activity, but during the some problem, due to some neurological problem they cannot perform that particular activity। मीन्स इसमें प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होगी, टंग के साथ में प्रॉब्लम होती, ब्रेन अफेक्टेड होता है, जॉ अफेक्टेड होता है, जिस वजह से बच्चे प्रोनाउंस नहीं कर पाते या फिर बोल नहीं पाते। नेक्स्ट हम देखेंगे साइन सिम्टम्स में क्या साइन और सिम्टम्स दिखते हैं। डिफिकल्टी आर्टिकुलेटिंग स्पेसिफिक साउंड, पर्टिकुलर साउंड को प्रोनाउंस करने में बेबी को प्रॉब्लम होगी। स्ट्रगलिंग टू प्रोनाउंस सर्टेन साउंड और द कॉम्बिनेशन, जैसे कि हमने देखा था पर्टिकुलर शा हो सकता है, सा हो सकता है, थ र ऐसे करके जो वर्ड होते हैं उनको प्रोनाउंस करने में बच्चे को प्रॉब्लम होगी। या फिर साउंड सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसिंग वन साउंड विद द अनदर सच एज द थ और फ, या फिर एक पर्टिकुलर साउंड को जो वर्ड है उसको किसी और लेटर के साथ में वो एक्सचेंज करके या फिर सब्स्टिट्यूट करके उसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। साउंड ओमिशंस क्या होते हैं, लीविंग आउट द साउंड और द सिलेबस इन द वर्ड, या फिर लीव कर देते हैं उस वर्ड को या फिर साउंड को। नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट क्या है, जितने भी स्पीच थेरेपी में कंडीशन होते हैं, स्पीच डिसऑर्डर में कंडीशन होते हैं, स्पीच थेरेपी के थ्रू ही ट्रीट किया जाता है। स्पीच थेरेपिस्ट के थ्रू ही बच्चे को हम ट्रीट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चे को बोलेंगे कम्युनिकेट करने को, किसके साथ में, पेरेंट्स के साथ में, वो इंटरेक्ट करे अपने पेरेंट्स के साथ में, सो दैट जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो पाएगी। जितना ज्यादा बच्चा इंटरेक्ट करेगा अपने पेरेंट्स के साथ में वो अच्छे से उनको स्पीक भी कर सकता है, बोल भी सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट कंडीशन है हमारी क्लटरिंग। क्लटरिंग में क्या होता है, क्लटरिंग इज द स्पीच डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द रैपिड डिसऑर्गेनाइज्ड और द अनक्लियर स्पीच। बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत जल्दी से बोलते हैं, जिसकी वजह से जो अदर पर्सन है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि बच्चा बोल क्या रहा है। बहुत रैपिड स्पीच होगी और अनक्लियर फॉर्म में वो बोल रहे होंगे या फिर अपना जो भी कम्युनिकेशन होता है वो उसको कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है उनका कम्युनिकेशन स्किल इम्पेयर्ड होता है, अच्छे से वो टॉक नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते तो लोगों के साथ में, सेल्फ स्टीम बच्चे का लॉस हो जाता है और अच्छे से उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं आता है। तो ये जो क्लटरिंग जो कंडीशन है किससे कैरेक्टराइज्ड हुई है, रैपिड स्पीच रेट, मीन जो स्पीच रेट होता है वो बहुत ही ज्यादा, मीन चेन्नई एक्सप्रेस पकड़ ली है और एकदम से तेज से बोलते जा रहे हैं। स्पीकिंग क्विकली ऑफन विद अ लिटिल पॉज, कम बीच में पॉज लेंगे और जल्दी से बोलते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, मतलब जो भी वो बोल रहे होंगे, जिस भी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होंगे, एकदम से डिसऑर्गेनाइज्ड होगी, ऑर्गेनाइजेशन के वे में नहीं होगी। डिफिकल्टी टू ऑर्गेनाइज थॉट एंड द वर्ड, मीन्स क्या बोलना है उन्हें, किस टाइम पे किस टॉपिक को उन्हें इनिशिएट करना है, तो वो डिसऑर्गेनाइज्ड उनके थॉट होते हैं एंड द वर्ड होते हैं, इस वजह से उनका जो स्पीकिंग है वो डिलेड हो जाता है। अनक्लियर आर्टिकुलेशन, मम्बलिंग, स्लरिंग और द ओमिटिंग ऑफ द साउंड, मीन जब भी वो बोल रहे होंगे तो अब नॉर्मल से एक आर्टिकुलेशन होता है वर्ड्स के बीच में। ओवर यूज ऑफ द फिलर वर्ड, मीन्स जो भी जब भी हम बात करते हैं तो जो गैप आता है उसको कुछ साउंड को प्रोड्यूस करके फिलअप करते हैं।
तो जब भी ऐसे बच्चे होंगे जिनमें क्लटरिंग जैसे कंडीशन होते हैं तो वो अबनॉर्मली साउंड का यूज करते हैं गैप को फिलअप करने के लिए। ऐसे करके वो वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं जब भी बच्चे के अंदर क्लटरिंग जैसे कंडीशन होते हैं। तो ये कैसा डिसऑर्डर है? स्पीच डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चे को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है और बहुत ही रैपिड स्पीड में वो टॉक कर रहे होते हैं और बीच में जो पॉजिंग होती है वो नहीं होती, बीच में पॉज नहीं लेते हैं। क्या कॉज हो सकते हैं? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी जो कंट्रीब्यूट करेगी क्लटरिंग को। न्यूरोलॉजिकल डिफरेंसेस, डिफरेंस इन अ ब्रेन स्ट्रक्चर और द फंक्शन, मींस ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, फंक्शन नहीं अच्छे से कर रहे, तब बच्चे के अंदर क्लटरिंग जैसे कंडीशन हो सकते हैं। इसी के साथ साथ कोई भी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जैसे कंडीशन है, जेनेटिक कोई अबनॉर्मलिटी है जिस बच्चे से क्लटरिंग कंडीशन कंट्रीब्यूट होती है या फिर फैमिली हिस्ट्री है बच्चे के अंदर तो होगा। इसी के साथ में जो ADHD कंडीशन होती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, उन बच्चों के अंदर भी क्लटरिंग जैसे कंडीशन बहुत ज्यादा दिखते हैं। ADHD में होता क्या, बच्चे बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, हर एक चीज को जल्दी जल्दी से करना दिखाते हैं, उनका बिहेवियर बहुत ज्यादा तेज होता है, इसलिए उनमें स्पीच का जो भी फ्रिक्वेंसी है या फिर रेट है वो बहुत ही हाई होता है और रैपिड होता है। तो co-occurring of the coordination दिखेगा कंडीशन, क्लटरिंग में co-occur with other conditions such as the ADHD के साथ में भी दिखने का चांसेस है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में इसके, कि बच्चे क्या करेंगे, रैपिड रेट में स्पीक कर रहे होंगे, बीच में पॉज नहीं लेंगे और जो भी सेंटेंसेस के बीच में जो गैप होगा उसे अबनॉर्मल ओवर यूज ऑफ द वर्ड का यूज करते हुए फिलअप करते हैं। डिफिकल्टी बीइंग अंडरस्टूड, मीन्स डिफिकल्टी होगी अदर पर्सन को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर मैं ही बहुत जल्दी पढ़ के आपको पढ़ा दूं और आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि मैंने क्या बोला, तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा। इससे जो भी हमें हेयर कर रहा होगा उसके लिए भी बेनिफिशियल नहीं रहता है। तो जब भी बच्चों के अंदर क्लटरिंग जैसे कंडीशन होता है, रैपिड स्पीक कर रहे होंगे, तो अदर पर्सन को डिफिकल्टी होगी अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये वाला इंडिविजुअल आखिर में बोल क्या रहा है। अदर में स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल स्पीच, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, फीलिंग ऑफ वरीड हो सकती है बच्चे के अंदर, क्योंकि उनका सेल्फ एस्टीम भी लॉस होगा, कॉन्शियस लेवल भी उनका डिस्टर्ब हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी गिर जाएगा, जिस वजह से जो उनका कम्युनिकेशन स्किल है वो एकदम से इम्पेयर्ड हो जाता है। फीलिंग ऑफ द फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू कम्युनिकेशन डिफिकल्टी, बच्चा क्या फील करेगा, कम्युनिकेट करने में डिफिकल्टी को फील करेगा, क्योंकि ऐसा ये जो कंडीशन है बेटा, ये बड़े जो बच्चे होते हैं उनमें भी अकर होता है, या फिर जो बड़े लोग होते हैं अडल्ट पेशेंट उनमें भी मोस्ट कॉमनली होता है। तो स्पीच थेरेपिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है इस कंडीशन पे ओवरकम करने के लिए। एंजाइटी होती है बच्चे को, अवॉइडिंग द सोशल इंटरेक्शन और द पब्लिक स्पीकिंग ड्यू टू द स्पीच कंसर्न, स्पीच कंसर्न की वजह से पेशेंट को एंजाइटी होगी, सोशल गैदरिंग को वो अवॉइड कर रहे होंगे, इंटरेक्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं, सेल्फ एस्टीम उनका लॉस हो जाता है या फिर लो हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट, हाउ वी कैन मैनेज द क्लटरिंग, क्लटरिंग को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं स्पीच थेरेपी के थ्रू। स्पीच थेरेपी विद द स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कैन हेल्प द इंडिविजुअल विद द क्लटरिंग, इंप्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल इंक्लूडिंग, उनके जो भी कम्युनिकेशन स्किल होते हैं उनको इंप्रूव करते हैं किसके थ्रू, स्पीच थेरेपी को देते हुए। नेक्स्ट स्लोइंग डाउन स्पीच, बच्चे को एजुकेट करेंगे, उन्हें बताएंगे, उन्हें सिखाएंगे कि जब भी वो बात करें तो कैसे करें, स्लो टोन का यूज करते हुए करें या फिर धीरे धीरे बोलकर बात करें। प्रैक्टिसिंग स्लोअर मोर डेलिबरेट स्पीच, धीरे धीरे से बोलकर उन्हें प्रैक्टिस करना है बात करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इंप्रूविंग द आर्टिकुलेशन, जो भी आर्टिकुलेशन में डिफिकल्टी हो रही, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही, तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। फोकसिंग ऑन द क्लियर आर्टिकुलेशन एंड द इंक्यूसिशन, ऑर्गेनाइज करेंगे उनके थॉट को, जो भी डिसऑर्गेनाइज उनके थॉट हैं या फिर वर्ड हैं, तो उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करने के लिए उन्हें इनकरेज करेंगे, किस तरीके से उनको थॉट का यूज करना है वर्ड में उसे फॉर्म करने के लिए। तो उसके लिए बेबी को हम एजुकेट करते, थेरेपी देते या फिर काउंसलिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी स्टैम्परिंग, स्टैम्परिंग को स्टटरिंग के नाम से भी जानते हैं, दैट विल आल्सो नोन एज द स्टटरिंग। इसमें होता क्या है, बच्चे अगर लोकल लैंग्वेज में बोले तो इसको कहते हैं हकलाना, बेबी क्या करते हैं बीच बीच में पॉज ले लेकर बोलेंगे और एक प्रोनाउंसिएशन में वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं और एक डीप फॉर्म में पॉज भी होता है वर्ड्स के बीच में।
Stammering, also known as the stuttering, is a speech disorder characterized by the repetition. वर्ड को, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को बार बार से रिपीट कर रहे होंगे, या फिर ऐसा होता है कि प्रोनाउंसिएशन में उसको प्रोनाउंस कर रहे होंगे. प्रोनाउंसिएशन of a sound syllabus or a word as well as the interruption or the blockage in the speech. बीच बीच में पॉजेस भी लेते हैं, ब्लॉकेज भी होता है स्पीच में, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन वो अच्छे से नहीं कर पाते. जैसे कोई भी वर्ड प्रोनाउंस कर रहे होंगे, ऐसे कि सन है फॉर एग्जाम्पल, तो सर फिर ऐसे करके बोलते हैं. इस पहले वर्ड को बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग वे में खींच दिया ना, उसको प्रोनाउंस करा, तो उनको स्पीक करने में ये प्रॉब्लम होती है. टाइप्स क्या हो सकते हैं इसके? डेवलपमेंटल स्टैमरिंग में डेवलपमेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बेबी को कोई प्रॉब्लम है तभी स्टैमरिंग हुआ है. द मोस्ट कॉमन टाइप विच टिपिकली बिगिंस टू इन अ चाइल्डहुड. ये कब होता है? चाइल्डहुड पीरियड में सबसे ज्यादा फिट करेगा. न्यूरोलॉजिक यानी कि ब्रेन अफेक्टेड है, रिजल्टिंग फ्रॉम अ ब्रेन इंजरी और द न्यूरोलॉजिक कंडीशन. मीन बाय बर्थ नहीं है, बट आफ्टर द इंजरी, आफ्टर द एक्सीडेंट ये कंडीशन बेबी के अंदर अराइज हो रही है. साइकोजेनिक में क्या होगा? कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल रिटार्डेड है, या फिर बच्चे का मेंटल जो भी हेल्थ है वो अच्छा नहीं है, जिस वजह से स्टैमरिंग हो सकती है. नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेस. क्या क्या कॉजेस हैं जो स्टैमरिंग को लीड करते हैं फिर कॉज करते हैं? जेनेटिक कंडीशन हो सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री कैन प्ले अ रोल. फैमिली में कोई भी है जिसको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है, तो जो बच्चे होते हैं उनमें भी दिखने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. या फिर ब्रेन स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन. ब्रेन स्ट्रक्चर में कोई भी अबनॉर्मलिटी है, ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी है, जिस वजह से स्टैमरिंग हो सकती है. डिफरेंस इन द ब्रेन एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीच एंड द लैंग्वेज. जहां पे भी ब्रेन का एरिया है जो स्पीच के लिए या फिर लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अफेक्टेड है, एनाटॉमिकल वे में या फिर वो डेवलप नहीं है, तब भी बच्चे के अंदर स्टैमरिंग जैसे कंडीशन अकर होते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस. मीन्स न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? इम्बैलेंस हो गया, न्यूरॉन्स अच्छे से ट्रांसमिट नहीं होते हैं, तो बच्चे अच्छे से हेयर भी नहीं कर पाएंगे और अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे. जब वो सुन और अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो अच्छे से बोल भी नहीं सकते. सो इम्बैलेंस इन द केमिकल दैट हेल्प द ब्रेन सेल टू कम्युनिकेट. वो वाले सेल जो कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं वो इम्पेयर्ड हो रहे हैं, तो बच्चे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट हम देखेंगे सिम्टम्स. क्या क्या साइन और सिम्टम्स बेबी की बॉडी में अकर होंगे? तो रिपीटेशन ऑफ द साउंड, जैसे कि हमने देखा था बच्चे एक साउंड को बार बार रिपीटेड फॉर्म में प्रोनाउंस कर रहे होंगे. रिपीटिंग साउंड सिलेबस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है ब बॉल, ऐसे करके बार बार एक वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे प्रोलॉन्ग्ड में देन एक पर्टिकुलर वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं. या फिर ऐसा होता था जब भी वो बात कर रहे हैं तो बीच में क्या है, एक ब्लॉकेज आ जाता है, स्टॉपेज आ जाता है, जिसकी वजह से जो मतलब कि कन्वर्सेशन है वो कंटिन्यूड फॉर्म में नहीं कर पाएंगे. बच्चे स्कूल एज में होते हैं, टीचर को सुना रहे होते हैं या फिर उनसे रीडिंग करने को कहा जाता है, तब उस टाइम पे बच्चे बहुत ही ज्यादा एम्बैरस फील करते हैं इस कंडीशन में, जिनको भी स्टैमरिंग होता है. तो ऐसे बच्चों को इंकरेज करना है हमें, उन्हें उनकी कॉन्फिडेंस लेवल को कम नहीं होने देना है, जल्दी से जल्दी उनकी हेल्प करने की इस कंडीशन के ऊपर वो ओवरकम कर पाए. व्हाइल डूइंग द प्रैक्टिस दे कैन इम्प्रूव देयर प्रॉब्लम. जो भी उनकी प्रॉब्लम है, स्पीच प्रॉब्लम है, उस पर वो ओवरकम कर सकते हैं. प्रोलॉन्गेशन ऑफ द साउंड, स्ट्रेचिंग आउट द साउंड, या फिर किसी एक वर्ड को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर रहे होंगे, जैसे कि सर, फिर जाके वो प्रोनाउंस करते हैं. ब्लॉकेज और द इंटरप्शन भी हो सकता है, गेटिंग स्टक ऑन अ वर्ड और अ साउंड. बात कर रहे हैं, बात करते करते वो स्टॉप हो गए, रुक गए, फॉर्म ही नहीं आ रहे हैं, वोकैबुलरी ही अच्छी नहीं कि उन्हें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तब उस टाइम पे वो कन्वर्सेशन करते करते एकदम से स्टॉप भी हो जाते हैं. अवॉइडेंस बिहेवियर होगा, निग्लेक्ट करेंगे सोशल गैदरिंग को, कम्युनिकेट नहीं करेंगे अच्छे से, एंजाइटी होगा बच्चे के अंदर, फ्रस्ट्रेशन होगा, डिप्रेस्ड होंगे, और एजुकेशन में जितना भी उनका जो भी एकेडमिक जो भी प्रोग्रेस है वो स्टॉप हो जाएगी, वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और पार्टिसिपेशन भी नहीं करेंगे अदर करिकुलम एक्टिविटी में. तो ये सारे कंडीशन भी बच्चे के अंदर अकर होते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेज, हाउ वी कैन मैनेज द स्टैमरिंग. स्टैमरिंग को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं? तो जितने भी स्पीच डिसऑर्डर उनको स्पीच थेरेपिस्ट के थ्रू ही हम ट्रीट कर सकते हैं. स्पीच थेरेपी with a speech language pathologist can help the individual to who stammer improve their communication skill and manage their stammering technique में include. किस तरीके से हम उन्हें स्टैमरिंग को ट्रीट कर सकते हैं?
फ्लुएंसी टेक्निक का यूज करते हुए। मीन्स उन्हें क्या है, फ्लुएंसी के साथ में बोलना नहीं आ रहा, बात करते करते सेंटेंस के बीच में ब्लॉकेज आ जाता है, स्टॉपेज आ जाता है, इसकी वजह से कन्वर्सेशन को वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो फ्लुएंसी के बारे में, फ्लुएंसी टेक्निक का यूज करते हुए इन्हें ट्रीट करेंगे, प्रैक्टिसिंग द स्मूथ एंड द फ्लुएंट स्पीच। जो स्टटरिंग है उसको मॉडिफाई करेंगे, उसको चेंजेस में लेते हैं, लर्निंग टू स्टटर मोर इजिली एंड विद द लेस टेंशन। काउंसलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे का सेल्फ स्टीम एकदम से लो हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है, एम्बैरस फील करते हैं, इंटरेक्ट करना नहीं मानते। तो एज अ नर्स हमें क्या करना है, उनको काउंसिल देना है, उन्हें समझाना है कि इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस के थ्रू डेली डेली हम उन्हें इम्प्रूव भी करवा सकते हैं इस वाले प्रॉब्लम से। तो जो भी उनका सेल्फ स्टीम है उसको इंकरेज करना है, बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, जिसके थ्रू वो सोशल गैदरिंग में पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से ज्यादा आर्टिकुलेशन का यूज करते हुए प्रोनाउंस करें वर्ड को क्लियर फॉर्म में, जो भी वर्ड की फ्लुएंसी है उसे अच्छे से प्रोनाउंस करें। तो धीरे धीरे करके स्लोली स्लोली वो ओवरकम कर सकते हैं अपने इस प्रॉब्लम के ऊपर। तो दैट्स ऑल अबाउट द स्पीच डिसऑर्डर। जितने भी स्पीच डिसऑर्डर में कंडीशंस थे उन सभी को हमने डिटेल्ड फॉर्म में डिस्कस करा है। अगर आपने कुछ भी इस वीडियो के थ्रू लर्न करा तो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ में तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाले अपकमिंग वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू क्लास।